हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य का समीकरण। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टॉपिक से सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो लगातार हर साल में इन टॉपिकों से सवाल पूछी गई है। तो आज हम क्या करेंगे, इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्लांक क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। अब प्लांक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके आइंस्टाइन ने कैसे अपना समीकरण दिया, ठीक है। फिर डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य आएगा, उन्होंने तरंग सिद्धांत लगाया। प्लांक क्वांटम ने कण सिद्धांत लगाया। तो उन सिद्धांतों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीधे बढ़ते हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है। आइए आज हम बढ़ेंगे, सीधे बढ़ेंगे, क्या है प्लांक क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, सीधे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारी जो पहली हेडिंग है आज की, क्या है, प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। देखो ये नियम क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो नियम दिया गया है, मैं आपको बता दूं, ये जो नियम दिए गए हैं मेरे भाई, प्लांक नाम का एक वैज्ञानिक है। क्या है, प्लांक नाम का क्या है, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, क्वांटम सिद्धांत। उन्होंने बताया, ये बात कब की है मेरे भाई, 1900 ईस्वी की है। 1900 ईस्वी में उन्होंने बताया कि पिंडों से जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण है, पिंडों से जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग प्लांक क्वांटम सिद्धांत बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया कि जो प्रकाश है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडल के रूप में चलता है और इसी का नाम दिया गया फोटॉन। तो आइए हम बातों को लिखते चलते हैं, ये हमारी चीजें जो है लिखने वाली हैं। सन कब की बात है, सन 1900 ईस्वी में पिंडों से उत्सर्जित उत्सर्जित होने वाले विकिरणों होने वाले विकिरणों विकिरणों का मतलब यहां हम कण से लेंगे, ठीक है। विकिरणों यानी कण का नाम लेंगे, तरंग की बात यहां नहीं होगी। विकिरणों की व्याख्या के लिए, की व्याख्या के लिए व्याख्या के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। एक सिद्धांत प्रस्तुत एक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। एक क्या है, सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसे जिसे प्लांक क्वांटम प्लांक क्वांटम प्लांक क्वांटम क्वांटम का सिद्धांत कहा जाता है, या कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, पिंड से पिंड से उत्सर्जित जो विकिरण है, किसी पिंड से जो पिंड से विकिरण निकलती है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, प्लांक क्वांटम ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और इसी सिद्धांत को लोग क्या बोलते हैं, तो प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। अब इनका सिद्धांत क्या है भाई, इनका सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार पहली चीज है,
इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत के अनुसार क्या बात हुई देखिए। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? नंबर एक, पहली चीज ये कहता है ये सिद्धांत, नंबर एक पहली चीज ये कहता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में, एवं बोला गया है बंडलों के रूप में चलता है। ये प्रकाश की बात की जा रही है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट एवं बंडल के रूप में चलते हैं। यानी जो प्रकाश स्रोत आता है वो ऐसा लगता है कि भर भर के आ रहा है, पैकेट एवं बंडल के रूप में आ रहा है। ठीक है, बंडल के रूप में चलता है और इसका जो नाम दिया गया है, बोला गया जिसे फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं, फोटान कहते, जिसे क्या बोलते हैं? फोटान। अब इस फोटान के बारे में ही पढ़ना है हमें। अब हमें क्या करना है? इस फोटान के बारे में ही पढ़ना है। और एक बात मैं बता दूं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत से मेरे भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या की जाती है। ये चीज मैंने पहले शुरुआत लेक्चर में ही पहले दिन ही बताया है, लेकिन अगर आप इस बात को अभी सुनना चाहें कि क्या है, प्लांक क्वांटम सिद्धांत से किस किस की व्याख्या की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की और कंपटन प्रभाव की और रमन प्रभाव की व्याख्या की जाती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट में, ये बात लाइन जो है कलर चेंज करके नोट में है। इस सिद्धांत से, क्योंकि पता होना चाहिए ना, अभी हम जब डी ब्रॉगली समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा। इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव रमन प्रभाव एवं कंपटन प्रभाव आदि की व्याख्या की जाती है, ये बहुत ही काम की चीज है। क्योंकि जब अभी हम पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत या फिर हम कहेंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो वहां पे जो है वो सिद्धांत में व्यतिकरण वगैरह की व्याख्या की जाती है। तो दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अभी आप इस चीजों को एज इट इज आप लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको ये चीज का मतलब समझ में आएगा। मेरे भाई ये पहली चीज थी, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? देखो दूसरी चीज, यहाँ पे देखो मैंने पहली चीज बताई है। ओहो, पहला पॉइंट क्या है? इन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान का नाम देते हैं। अब प्रकाश को क्या बोला गया? फोटान बोला गया है। प्रकाश को क्या बोला गया है? फोटान बोला गया है। किसके द्वारा? प्लांक क्वांटम, यानी प्लांक वैज्ञानिक है, इनके सिद्धांत से प्रकाश को क्या बोला गया है? फोटान बोला गया है। क्या बोला गया मेरे भाई? फोटान। क्या बोला गया? फोटान। अब इसी फोटान की हमें क्या निकालना है? ऊर्जा निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तरंगदैर्ध्य निकालना है, हर चीज इसके निकालना है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि ये जो प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा, क्वांटा क्या बोलते हैं? प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है, क्वांटा का मतलब यहाँ पे फोटान से, फोटान मतलब प्रकाश से। ठीक है, इन्होंने बताया दूसरी बात, प्रत्येक क्वांटा
क्वांटा का मतलब यहाँ फोटान से है मेरे भाई। फोटान हमने बता ही दिया क्या है। प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा, प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है वो ई, वो क्या होती है आवृत्ति के, वो क्या होती है आवृत्ति के समानुपाती होती। प्रत्येक क्वांटा, प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है, हर एक फोटान की जो ऊर्जा है उस प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है समानुपाती होती है। मतलब ये कि जो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्या होता है न्यू के, क्या होता है न्यू के, क्या होता है न्यू, न्यू यानी आवृत्ति, न्यू मतलब आवृत्ति। यहाँ आवृत्ति को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है। अब यहां से जब प्रोपोर्शनल हटाया गया तो एक नियतांक आया गया एच न्यू, यहाँ पे क्या आया एक नियतांक आया एच न्यू। अब ये जो एच है ना, मैंने पीछे भी बता रखा हूं, ये एच क्या है अपना, एच यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एच प्लांक नियतांक है, प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। यहाँ पे एच क्या है बोलते हैं प्लांक नियतांक, ये क्या है प्लांक नियतांक है। और वैज्ञानिक प्लांक ने इसका मान फिक्स दिया, इसका मान क्या दिया है एच बराबर उन्होंने बताया कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल, जूल सेकंड होता है। ये प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने खुद बताया, ठीक है, कि जो यहाँ पे ऊर्जा है वो आवृत्ति के क्या होती है समानुपाती है। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक प्लांक नियतांक है, इसका मान क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ये मान हालांकि मुझे याद नहीं करना है आप लोग को, जब भी बोर्ड होगा, बोर्ड एग्जाम होगा तो इसमें ये डाटा दिया रहता है, लेकिन अभी तो याद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है सर। अब हम ये जो फोटान आया है ना, ये जो हमारा फोटान आया है, हम इसी की बात करेंगे सर कि इस फोटान की ऊर्जा क्या होगी, इस फोटान का द्रव्यमान क्या होगा, फोटान की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इसी फोटान के बारे में हम लोग को क्या करना है बात करना है, ठीक है सर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी फोटान के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे फोटान की ऊर्जा क्या है, ये जो फोटान आया है इसकी ऊर्जा क्या है, ठीक है सर। हालांकि हमें ऊर्जा इसकी मिल गई है क्या, ई बराबर एच इंटू न्यू, न्यू क्या है यहाँ पे आवृत्ति है, न्यू यहाँ पे क्या है आवृत्ति है, न्यू क्या है यहाँ पे आवृत्ति है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की क्या निकालेंगे हम लोग ऊर्जा निकालेंगे, वही फोटॉन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक चीज हमें कंफर्म है कि जो फोटॉन की ऊर्जा है वो आवृत्ति के क्या होती है समानुपाती, इस तरह कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फोटॉन की जो ऊर्जा है वो तरंग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों बात एक ही है, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि पहली चीज कि फोटॉन की ऊर्जा, की ऊर्जा जो ई है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन के तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे लिख सकते हो, या अथवा करके मेरे भाई अगर कोई ऐसे बता रहा है तो उसकी बात भी सही है। कैसे सर, ऐसे भी बोला जा सकता है कि फोटॉन की ऊर्जा, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा अभी अभी हमने लिखा
जो फोटान की ऊर्जा है ई, फोटान की ई आवृत्ति के समानुपाती होती। दोनों बात एक ही है क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों में से कोई एक बात लिखें, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हर तरीके से आप पढ़ो। तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ से अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि जो हमारी ई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, न्यू, न्यू यानी आवृत्ति। प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ से क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, वो है एच न्यू, एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी अब तुम्हें पता है चूंकि क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, चूंकि न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, सी बाई क्या होता है लेमडा, सी प्रकाश की चाल है। अब इस मान को यहाँ पे हम रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी के न्यू के स्थान पर एच सी बाई लेमडा, एस सी बाई क्या आ जाएगा हमारा लेमडा आ जाएगा। यही हमारा क्या है फार्मूला है, यही हमारा क्या है फार्मूला है, ये एनर्जी का क्या है फार्मूला, ये हमारा क्या है एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सी क्या है प्रकाश की चाल है। ठीक है, दिख रहा होगा थोड़ा मोटा हो गया। सी क्या है प्रकाश की चाल, लेमडा क्या है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और न्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, तो ये एस सी बाई लेमडा, ये क्या है फोटान की एनर्जी है, फोटान की क्या है एनर्जी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, अब आप ध्यान से देखो दोनों बात कैसे सही है। यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है, प्रकाश की चाल नियत होती ही है, तो यहाँ से हम ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं लिख सकते, वन बाई लेमडा, आराम से लिख सकते हैं। क्या हम इसको आराम से लिखते हैं, यस सर आराम से लिख सकते हैं। वही मैं बोल रहा था, चाहे व्युत्क्रमानुपाती बोलो चाहे समानुपाती, आवृत्ति के लिए समानुपाती का शब्द का यूज करेंगे और तरंग दैर्ध्य के लिए व्युत्क्रमानुपाती का। अगर हम ग्राफ देखें, अगर हम लोग क्या करें ग्राफ देखें, तो ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं, हम इधर तरंग दैर्ध्य को दिखा रहे हैं इस साइड में, इधर हम दिखा रहे हैं एनर्जी को। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो है, एनर्जी के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी घटती जाएगी, एनर्जी के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य घटती 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 इस तरह से घट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य की कैसी होगी व्युत क्रमानुपाती होगी। तरंग दैर्ध्य की क्या होगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी कम, यानी फोटान के लिए बात की जा रही है। ठीक है, ये जो एनर्जी आई है मेरे भाई, इस ये किस में एनर्जी आई है, जूल में। किस में आई है एनर्जी, जूल में। अब इस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। इस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। ठीक है, किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने वाले। ठीक है सर चेंज करो, अच्छी बात है। अब इस हम एनर्जी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। यहां से हम कह सकते हैं क्या, फोटान, फोटान की ऊर्जा किसमें, इलेक्ट्रॉन यानी ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटान की हम ऊर्जा किसमें निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हमें क्या हो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ये जो ऊर्जा हमारी आई थी क्या आई थी, एस सी बाई लेमडा, एस सी बाई जो लेमडा हमारी आई है वो ऊर्जा किसमें है, जूल में। ठीक है, अब हम लोग निकालने चल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कुछ नहीं करना है, देखो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, मैं क्या बोला, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा स्मॉल ई से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, स्मॉल ई से भाग कर दोगे। तो यहाँ पे जो है, जो हमारी एनर्जी है ई बराबर एच सी बाई लिम्डा, इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ई यानी आवेश का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम से भाग कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो गुणा कर देंगे। इस चीज को अभी हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो देखो हम सारे डाटा लिखते हैं। एच का मान 6.63 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -30, और सी का मान 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 8, लेमडा का मान
ये लेमडा का मान तो निकालना नहीं है, तो लेमडा के रूप में निकालना। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, ऊपर वाले का गुणा कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 19.01। आप इसको गुणा करके देख लीजिए, गुणे 10 के घाते कितना होगा, गुणे 10 के घाते कितना होगा, 34 में से 8 का 26, और ये चला जाएगा ऊपर 19। नीचे क्या बचा है, लेमडा इंटू 1.6, यही तो बचा, यही तो बचा है। अब हम क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 19.01 में हम किससे भाग करने वाले हैं, लेमडा तो हमारा रहेगा 1.6 से। तब तक घात हमारी क्या हो जाएगी, 36 में से 19 चला जाएगा, 36 में से 19 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। 36 में से जो 19 है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी, कितना बचेगा, तो आपको बचेगा, आप कहेंगे सर 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 36 में जो 19 जाएगा कितना बचेगा, आप ही बता दो, आप ही बता दो, आप ही बता दो। 17, क्या 17 बचेगा, यस 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 यस, क्या 17 बचेगा, यस। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -17। लेकिन जो हमारी तरंग दैर्ध्य होगी, ध्यान से सुनना, 10 के पावर जो होगी हमारी क्या जो हमारी तरंग दैर्ध्य होगी ना, तरंग दैर्ध्य हमेशा किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये काम इधर कर दे रहे हैं साइड में। तो यहाँ पे जो E बराबर होगा वो होगा, जब इसको हम भाग करेंगे तो यह जो है भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 12375 गुणे 10 के घाते 7 गुणे 10 के घाते -10 हो जाए, +10। ओ ओ, तरंग दैर्ध्य को बदलना है, बदलना है जी, बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदलना है। एक मिनट, ये तो हमारा ये है, जब हम भाग कर देंगे तो ये आएगा 12375। आप भाग कर सकते हो 19.01 में भाग करेंगे। तो लेमडा ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू पावर कितना होता है, 10। तो ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 12375 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, 3/लेमडा। लेमडा जो है वो हमारा किस में है, एंगस्ट्रॉम में था। अब 12375 को हम सुविधा के लिए ये लिख सकते हैं कि 12400 तरंग दैर्ध्य। जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारी किस में होगी, लेमडा, यानी एंगस्ट्रॉम में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी ऊर्जा को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमको डायरेक्टली, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये सूत्र का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमें डायरेक्टली क्या है, तरंग दैर्ध्य दिया है, हमसे एनर्जी पूछ रहा है, तो हम 1240 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे किससे, जो तरंग दैर्ध्य अपनी दी रहेगी। ठीक है, आज मैं सवाल नहीं कराऊंगा इस टॉपिक पे, आज तीनों टॉपिक हम बेहतरीन से पढ़ेंगे और अगले वाले वीडियो में तीनों टॉपिकों पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। ठीक है सर, फोटान की एक चीज बताया जाता है कि फोटान की जो ऊर्जा है वो सतत नहीं होती, बल्कि असतत रूप से, कंटिन्यूअस नहीं होती, वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोटान की ऊर्जा, ये सूत्र आ गया। और ये हमारा एक सूत्र ये है जो जूल में है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। किसमें आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। ये पूरी एनर्जी किसमें अपनी है, ईवी में है। किसमें है एनर्जी, ईवी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है मैंने पीछे बताया पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फोटान की हम निकालते हैं, फोटान का द्रव्यमान। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक है, फोटान की ही बात हो रही है, तो फोटान की बात में हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ फोटान। क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ फोटान। फोटान का द्रव्यमान, फोटान का द्रव्यमान। तो आप देख पा रहे हैं सर, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो फोटान निकल के नया आदमी आया है ना, इसी चीज की बात हो रही है। इसी चीज की क्या हो रही है, पूरी बात इसी की हो रही है कि ये फोटान है क्या। ठीक है, ये फोटान है क्या, इसकी एनर्जी क्या है, जूल में इसकी एनर्जी क्या है वो मैंने बता दिया है ना। पूरी सवालें इसी पे बेस्ड रहेंगी। अब आप ध्यान से समझो, ये फोटान का द्रव्यमान क्या है। देखो एक चीज आप ध्यान से समझिएगा बहुत ही अच्छे से, कि फोटान का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य माना जाता है, आइंस्टाइन के अनुसार है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
फोटान का विराम द्रव्यमान द्रव्यमान शून्य होता है, अगर फोटान रुका हुआ है तो वो क्या है, उसका मास कितना होता है, 0 माना जाता है। लेकिन जो फोटान गति कर रहा है उसका प्रभावी द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है, तो वही प्रभावी द्रव्यमान हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो फोटान का प्रभावी गतिक द्रव्यमान तो हम कह सकते हैं फोटान का प्रभावी गतिक या गतिक द्रव्यमान, वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालने वाले कि फोटान का द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई, फोटान का द्रव्यमान पूछा जाए और फोटान का द्रव्यमान अगर जो है स्थिर फोटान का द्रव्यमान पूछा जाए तो 0 बता देना है। गतिज द्रव्यमान फोटान, अगर ये फोटान हमारा जो प्रकाश का कण है वो चल रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब चूंकि वी देखो, हम एक चीज पता है, हर एक बच्चे को पता है कि भाई आइंस्टीन के अनुसार E बराबर क्या होता है, mc²। आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण अच्छे अच्छे को पता है, E बराबर क्या होता है, mc²। क्योंकि E बराबर mc² होता है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब E बराबर क्या होता है, अभी हमने फोटान का द्रव्यमान क्या बताया, h इंटू न्यू बताया, ये भी तो बताया, ये समीकरण हो गया हमारा। तो भाई जो आइंस्टीन के अनुसार जो है, उन्होंने आइंस्टीन ने क्या बताया है कि द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो E बराबर mc² उन्होंने फार्मूला दिया। अब ये फोटान का जो ऊर्जा है वो हमने एच न्यू निकाली है, और दोनों ऊर्जाएं क्या है, आपस में बराबर होती हैं। दोनों ऊर्जाओं को हम बराबर कर देंगे तो समीकरण एक व समीकरण 2 से दोनों को हम कर देते हैं बराबर। दोनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर। जब बराबर करेंगे ये एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc²। क्या हो जाएगा, mc²। बहुत सही सर, ये बात तो सही कहा आपने, mc²। तो अगर हम यहां से कहें m बराबर कहेंगे केवल, तो h न्यू बटे क्या हो जाएगा, c²। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या कि h न्यू, ठीक है, c इंटू सी लिख सकते हैं, c इंटू क्या लिख सकते हैं, c। अब यहाँ पे ये जो न्यू है ना, अब क्योंकि एक बात तुम्हें बताऊं कि हमें पता है कि जो आवृत्ति है ना वो c बाई लेमडा होती है, c बाई क्या होती है, लेमडा होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेमडा बराबर कहें तो क्या हो जाएगा, c बाई न्यू। लेकिन अगर हम कहें इसको 1 बाई लेमडा बराबर क्या होगा, 1 बाई लेमडा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे न्यू अपान सी होगा, ये तो होगा न्यू अपान सी यानी आवृत्ति। अब आप ध्यान से देखो मैंने इसको क्यों किया, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं, न्यू अपान सी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू अपान सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लेमडा। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला निकला एम बराबर, ये हो जाएगा एच अपान सी लेमडा, एच अपान सी लेमडा। इसी सी लेमडा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ और भी निकाल सकते हैं, फिलहाल ये इतना। ये तुम्हारा क्या, फोटान का द्रव्यमान, ये क्या है तुम्हारा, फोटान का द्रव्यमान है। आप सोचोगे वाह ओहो, ये तुम्हारा क्या, फोटान के द्रव्यमान का सूत्र है। कौन से फोटान का, जो गतिज द्रव्यमान है, जो गतिज है, जो फोटान गति कर रहा है उसका द्रव्यमान है। सूत्र याद रखना है आपको, ये पूरा डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है, तुम्हें पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। ये फोटान का हो गया क्या, द्रव्यमान। हम एक चीज और यहीं साइड में ही निकालना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहेंगे, स्पेस नहीं लेना चाहेंगे। हम इसको कर दिए साइड में और इसको हमने थोड़ा सा कर दिया छोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फोटान का द्रव्यमान। अब यहीं पर हम एक चीज आपको नई चीज निकाल के दे रहे हैं, फोटान का संवेग। अगला पॉइंट है मोमेंटम ऑफ फोटान। फोटान का संवेग, फोटान का क्या निकालने वाले हैं हम लोग, संवेग। ये एक टॉपिक है हमारा।
फोटान का संवेग भी निकाल लेते हैं। देखो फोटान की एनर्जी निकाल लिए, फोटान का गतिक द्रव्यमान। सूत्र याद रखना है मेरे भाई, प्रोसेस नहीं तुमसे पूछेगा, सूत्र याद रखना है। ये तो प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे क्या चीजें होंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर ये कैसे हुआ कैसे आया। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर की है, ये वाली कोष्टक वाली। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, फोटान का द्रव्यमान कैसे निकालना है, फोटान का द्रव्यमान सॉरी फोटान का संवेग निकालना है, मोमेंट ऑफ फोटान। जो चल रहा है, जो फोटान चल रहा है पैकेट बंडलों के रूप में जो प्रकाश चल रहा है उसी को फोटान कर रहे हैं, क्या मोमेंट क्या होगा, क्योंकि वी नो दैट, या लिखेंगे वी नो दैट, अपन लोग जानते हैं क्या कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग यानी T बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान तो यम लेंगे, लेकिन वेग कौन सा लेंगे, सॉरी वेग कौन सा लेंगे, यहाँ पर वेग के रूप में हम प्रकाश का वेग लेंगे, यानी प्रकाश की चाल, उसको हम लिखेंगे शी, या आप वी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब ये हुआ, हमें संवेग निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अंश और हर में सी से गुणा कर दिया, अंश और हर में क्या कर दिया हमने, सी से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बात। अब एम अंश और हर में सी से जब गुणा करूंगा मेरे भाई, तो पी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर बटे क्या होगा, सी। अब तुम्हें मेरे भाई एक चीज पता है, सर ये चीज को तो हम जानते हैं, इस चीज को क्या है, ये एम सी स्क्वायर, ये क्या एनर्जी है, ये देखो यहाँ पे समीकरण एक, ये तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एनर्जी आ गई तो कोई बात ही नहीं, और थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं और सही से लिखते हैं। तो P बराबर जो हमारा आ गया, P बराबर हमारा कितना आ गया, E अपान सी। अब C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको यहाँ से C बराबर लिखना चाहें, C बराबर यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 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 मैं यहाँ इधर देखो, जहाँ मैं ग्रीन चला रहा हूँ इधर देखिए, जहाँ मैं ग्रीन चला रहा हूँ, तो यहाँ पे सी अपान क्या है, लेमडा है, सी अपान क्या है, न्यू बराबर सी बराबर लेमडा है। तो सी बराबर हम न्यू लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं, सी बराबर न्यू लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर हम एक चीज और बता सकते हैं, ई बराबर एच न्यू भी तो होता है ना, ई बराबर एच न्यू भी होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू भी होता है। तो यहाँ पे ये बचेगा सी। अब सी बाई न्यू क्या होता है, सी बाई न्यू देखो यहाँ पे, सी बाई न्यू, सी बाई न्यू क्या होता है, लेमडा हो जाएगा। पी बराबर हम कह सकते हैं एच अपान सी। एच सी सॉरी सी कह रहा हूँ मैं, एस बाई लेमडा, ये क्या हो जाएगा, फोटान का क्या हो गया, संवेग हो गया, ये ये फोटान का क्या हो गया, संवेग। सर कैसे, अरे मेरे भाई इतना तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो है ना, ये न्यू बाई सी जो होता है वो लेमडा है अपना, है कि नहीं, न्यू बाई सी, न्यू बाई सी, न्यू बाई सी, यहाँ पे देखो ना, न्यू बाई सी कितना होगा, 1/लेमडा ही तो होगा, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, सी जो है, तो न्यू बराबर 1/सी, ठीक आराम से, तो ये हो जाएगी फोटान का संवेग। तो फोटान का संवेग भी आपको क्या करना है, याद रखना है, फोटान का संवेग भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब सवालों में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए एक चीज और पढ़ते हैं, फोटान फ्लक्स क्या है, इसी में एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, फोटान फ्लक्स। अगला टॉपिक है फोटान फ्लक्स, क्या बोलने वाले हैं, फोटान फ्लक्स। फोटान फ्लक्स, अब ये फोटान फ्लक्स क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। फोटान फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ से, पहले लिख दे रहा हूं, किसी पृष्ठ से, पृष्ठ से, किसी पृष्ठ के प्रति सेकंड, प्रति एकांक लिख देना, प्रति एकांक, क्या बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड लंबवत प्रति सेकंड लंबवत आपतित फोटानों की संख्या को फोटान फ्लक्स कहते हैं। फोटान फ्लक्स कहते हैं। इसे भाई हम लिखेंगे फाई से। देखो बहुत सारी बुक्स में ये टॉपिक नहीं है फोटान फ्लक्स, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं फोटान किस पृष्ठ प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड लंबवत जो गुजरने वाले फोटानों की संख्या है वही क्या है, फोटान फ्लक्स है। तो इसकी जो डेफिनेशन वो ऐसे बताई जाती है, इसको हम लोग लिखते हैं फाई बराबर, ये तो फाई बराबर होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता और बटे होता है आपका एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा। अगर कभी भी ये आपसे पूछ लिया जाए तब ये आप हम लोग सवाल लगा सकते हैं, सवाल के दृष्टिकोण से है। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो आई है और जो फोटान की जो ऊर्जा है वो होती है ई। एक फार्मूला तो हमारा यहीं से बन गया, ये ठीक है, ये हमारा फार्मूला तो यही बन गया। अब चूंकि इसको हम बढ़ाना चाहें तो आराम से बढ़ा सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, आई तो है, ठीक है सर, और इसके बराबर क्या है एस सी बाई लेमडा। लेमडा कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर। जिस दिन लेमडा ऊपर जाएगा तो ये लेमडा आई बटे क्या बन जाएगा, एच सी। ये भी एक फार्मूला अपना बन गया, ठीक है। ये फोटान फ्लक्स निकालने की क्या है, फोटान फ्लक्स निकालने का क्या है, एक फार्मूला है, फोटान फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत में मैं एक बार 2 मिनट रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी है मेरे भाई रिवाइज करना। अब रिवाइज पे आप ध्यान से देखिएगा। रिवाइज के लिए हम क्या करते हैं, किस पेन का यूज करते हैं, पिंक, ठीक है। तो रिवाइज में क्या है, देखो प्लांक क्वांटम नाम का एक वैज्ञानिक है, प्लांक, है ना। उन्होंने क्या किया 1990 ईस्वी में पिंड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, विकिरण उत्सर्जित होते हैं, उस पर एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांक क्वांटम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट एवं बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। और बताया गया कि इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कंपटन आदि प्रभाव की व्याख्या की जाती है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि प्रत्येक क्वांटा यानी फोटान की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती, ये चीजें। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू कहा, न्यू यहाँ पे आवृत्ति है। अब जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक नियतांक आएगा एच, क्या है, प्लांक नियतांक, इसका मान फिक्स वैज्ञानिकों ने दिया है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अभी जो फोटान निकल के आया, लोगों ने कहा इसकी व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटान, तो उन्होंने बताया फोटान की एनर्जी क्या है। उन्होंने बताया जो फोटान की जो ऊर्जा है उसके तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है या फोटान की जो ऊर्जा है उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है, दोनों बात सही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि जो ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू कर दिया, फिर यहाँ से न्यू प्रोपोर्शनल टैंक नियतांक है तो ई तो बराबर क्या होगा, एस सी। क्योंकि एक बात हम लोग को पता है क्या कि न्यू बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे न्यू के स्थान पे जब लिख देंगे तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र बनेगा वो एस सी बाई लेमडा जूल में बना। अब इस जो एनर्जी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, तो इसी में हम क्या करेंगे, ई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ई से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो बस भाग करने के बाद इन सब का मान रख दिया गया, है ना, इन सब का मान रख दिया। मान रखने के बाद ये सोल्यूशन करके यहाँ पर हम पहुंचे और यहाँ पे जो मान आया है वो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। केवल अगर हम तरंग दैर्ध्य दिया है तो हम क्या है उस फोटान की एनर्जी
निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में निकालना है तो यहाँ वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर। अब उसके हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आगे क्या है कि फोटान की सर ऊर्जा द्रव्यमान क्या है, जो फोटान का विराम द्रव्यमान होता है वो 0 माना गया है, इसका गतिक द्रव्यमान है। चूंकि एक बात पता है आइंस्टीन का E बराबर mc स्क्वायर और E बराबर h न्यू, दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे, h न्यू बराबर क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहां से हम यम बराबर कहेंगे तो h न्यू अपान क्या हो जाएगा, h न्यू अपान क्या हो जाएगा c स्क्वायर। c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h न्यू अपान c इंटू सी, h न्यू अपान c इंटू सी। अब यहाँ पे न्यू बाई सी का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई न्यू, तो 1 बाई लेमडा बराबर न्यू बाई सी, तो यहाँ पे जो न्यू बाई सी है ना इसका मान 1 बाई लेमडा, तो यहाँ पे हो जाएगा एच सी बाई लेमडा किलोग्राम। ये क्या आ जाएगा, फोटान का द्रव्यमान आ जाएगा। अब फोटान का हमसे पूछा गया कि मोमेंटम क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ वेग हम प्रकाश की चाल ले रहे हैं, ठीक है। अंश और हर में तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अंश और हर में हमने क्या कर दिया, अंश और हर में सी से गुणा कर दिया, तो ऊपर बन गया mc स्क्वायर। तो mc स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। समीकरण 2 देखो ना, ये है ऊर्जा, तो इसको हम लिख देंगे ऊर्जा E, और E बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, h न्यू होता है, h न्यू होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यू अपान c बराबर क्या होता है 1 बाई लेमडा। ये 1 बाई क्या हो जाएगा लेमडा, यहाँ पे देख लो, आप देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से मैंने मान रख दिया, तो h बाई लेमडा ये क्या आ गया संवेग। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोटान। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उसके लंबवत जो आपतित फोटान की संख्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान फ्लक्स। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब हमारा दूसरा टॉपिक चालू होने वाला है। दूसरा टॉपिक है हमारा भाई क्या, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का क्या करेंगे, प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे आइंस्टीन का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट तो है मेरे भाई, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये चीजें, ये ये टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, ध्यान से सुनो। देखो एक चीज तो आप ध्यान सुनो, प्लांक क्वांटम के सिद्धांत क्या बताया गया है, इन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया, ध्यान से सुनना। प्लांक क्वांटम के सिद्धांत में क्या बताया गया अभी अभी, कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में चलता है, जिससे फोटान कहते हैं, ठीक है सर, इतनी बात हुई थी। आइंस्टीन क्या कह रहे हैं कि जब प्रकाशीय क्वांटा या फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं, जब किसी भी फोटान को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, तो फोटान तो एक फोटान एक फोटान एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है, मतलब क्रिया करता है। यह अपनी ऊर्जा को दो रूपों में बांटता है, एक कार्यफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। ये आइंस्टीन बाबा कह रहे हैं, इसका क्वांटम लगा के, प्लांक क्वांटम के। तो आइए लिखते हैं पहली बातें। पहली बात ये है मेरे भाई, पहली बात, एक एक बात चबा चबा के लिखना है। पहली बात ये है कि बोला गया किसके अनुसार, किसके अनुसार, प्लांक क्वांटम के, यहां लिख देख सकते हैं, प्लांक क्वांटम, प्लांक क्वांटम के अनुसार, या सीधे सीधे क्वांटम सिद्धांत के अनुसार लिख दो, छोड़ो यहाँ बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बोला था, ध्यान से सुनो, कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों का हो, है ना। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता, ठीक है। ये किसने कहा था? क्वांटम सिद्धांत में कहा गया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। अब आइंस्टीन के अनुसार क्या बोला जा रहा है, आइंस्टाइन बाबा के अनुसार, ये क्या बोले, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार यही बातें हैं, उन्होंने इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार भी बताया। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है, फोटॉन है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा फोटॉन द्वारा मिलती है। उन्होंने बोला कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कौन सा जा ऊर्जा फोटॉन के द्वारा मिलती है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा मिलती है, फोटॉन की ऊर्जा। यही बोल रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में बंडलों के रूप में चलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा फोटॉन के द्वारा क्या होती है, मिलती है। और यह इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, और बोला गया, इन्होंने कहा, और यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को दो रूपों में, प्रयोग करता है। नंबर एक कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को दो रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है, यानी प्रयोग करता है। अब एक चीज तो हमें पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो कितनी होती है, h के बराबर होती है। भाई हमें तो अभी पता चला ना, हमें तो अच्छे से पता है ना कि ये बात किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा ठीक है प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा यदि h के बराबर हो तब अब ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की प्राप्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन में कितनी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही, दो प्रकार की, एक कार्यफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं क्या, यहाँ पर हमारे पास एक धातु की प्लेट है, ठीक है, और कैसी प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या एक धातु की प्लेट है, जिसमें क्या होते हैं, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, धातु की प्लेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने क्या किया
न्यू आवृत्ति का फोटॉन। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे एक फोटॉन डाल, फोटॉन, उस फोटॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, h इंटू न्यू। फोटॉन की ऊर्जा क्या, h न्यू। मतलब अब ये सभी क्या है, अपने सबको पता है कि ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया कि इतनी ऊर्जा का प्रकाश स्रोत डाला जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, उत्सर्जित होकर क्या हो जाए, निकल जाए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर क्या हो जाए, निकल जाए। और कितनी ऊर्जा के रूप में निकले, एच न्यू ऊर्जा के रूप में यहाँ से क्या, पृष्ठ से बाहर हो। एच न्यू ऊर्जा दी गई है, यानी आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है वो क्या है, ज्यादा है। किससे, धातु की प्लेट पर। जैसे मान लो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने के जो ऊर्जा चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी का हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटॉन प्रवाहित कर रहे हैं, यानी फोटॉन दे रहे हैं। तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी ऊर्जा क्या होगी, एच न्यू होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उसने कहा ना, इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को दो रूप में, फोटॉन को ऊर्जा फोटॉन द्वारा मिलती है, और यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को दो रूप में बांटता है, एक कार्यफलन के और एक गतिज ऊर्जा। किसी इलेक्ट्रॉन की जो प्राप्त ऊर्जा ई है वो एच न्यू के बराबर हो, तो यहाँ से हम कह ले सकते हैं जो हमारी ऊर्जा है ना वो ई, यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी ऊर्जा है ई, वो क्या है, कार्यफलन, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के क्या है, कार्यफलन गतिज ऊर्जा के बराबर है। अब ये हमारा क्या होता है, एच न्यू, ये है आपतित प्रकाश की तीव्रता। अब कार्यफलन हमारा होता है डब्ल्यू, और ये क्या होता है, ई के लिख दो या के लिख दो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या के भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पता है एच न्यू, ये है आपतित प्रकाश की तीव्रता, ये आपतित प्रकाश की एनर्जी है। और ये क्या है, ये जो ये है ये भी होता है यही, ये न्यू, न्यू नॉट है। न्यू नॉट का मतलब है कार्यफलन की ऊर्जा है, ऊर्जा है लेकिन कार्यफलन, मतलब कार्यफलन की ऊर्जा में जो हम इसको बोलते हैं, जो न्यू नॉट लिखा है ना, उसको बोलते दहली आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। वह आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके उसको हम लोग बोलते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है। प्लस, प्लस क्या है, हमारी जो ऊर्जा है वो ई के। अगर हम ई के बराबर का इसको हम कर देंगे इधर, तो ई के बराबर जो हमारा होगा वो होगा एच न्यू, आवृत्ति है हमारी न्यू, ओहो, माइनस एच न्यू नॉट। ये दहली आवृत्ति है न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति। अब यहां से हम कह सकते हैं एच हमारा क्या है, कॉमन है, एच हमारा क्या है, कॉमन है। तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है भाई, एच हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट। इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा। ठीक है, ये अब यहां से देखो, ये जो एनर्जी है ना, अब इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने वेग से जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने वेग से जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमें पता है क्या होता है, 1/2, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। वी पे यहाँ पे मैक्स होगा, मैक्स मतलब जो वेग होगा इलेक्ट्रॉन का अधिकतम लिया गया है, वेग है इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन वेग। यही मेरे भाई आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण बोला जाता है, यही आइंस्टीन का क्या है, द्रव्यमान समीकरण है, यही आइंस्टीन का क्या है, द्रव्यमान समीकरण बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है 1/2 mv², और जो वेग होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यहां लिख दे रहा हूं, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इस चीज को हम थोड़ा सा यहां से बढ़ा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है उसका वेग क्या होगा, क्या होगा उसका वेग, क्या होगा उसका, क्या होगा वेग, क्या होगा, और वेग अधिकतम कितना वेग होगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे हम इसको फिर से यूज करेंगे। ठीक है,
अभी हमने यूज किया, हमें जब प्रूफ करने के लिए आए तो हम पीछे कितना जितना किए उतना कर देना बस। अभी हमने बोला 1/2 mv मैक्स मतलब मैक्सिमम वेग बराबर क्या होगा एच न्यू न्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको वेग चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा 2h/m चलाएगा नीचे, क्या हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से वी मैक्स अगर हम निकालेंगे, वी मैक्स यहाँ पर वेग है, यहाँ पे वर्क हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा 2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा फार्मूला। अगर हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निकालने के लिए पूछा जाए तो एक बात ये है, तो तुमसे इलेक्ट्रॉन का क्या पूछा जाए अधिकतम वेग पूछा जाए तो ये निकाल सकते हैं। आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक चीज हमें पता है निरोधी विभव, एक चीज पता है हमें निरोधी विभव, एक चीज पता है हमें क्या है निरोधी विभव। अब थोड़ा सा देखो पॉइंट वाइज, देखो काम की चीजें मैं बता रहा हूँ पॉइंट वाइजों में। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट ये है कि भैया आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण क्या है, देखो 1/2 है, m है, v मैक्स है, मैक्सिमम वेग मैक्सिमम है, और बराबर क्या है h न्यू न्यू नॉट, यानी कि आवृत्ति और दहली आवृत्ति। न्यू नॉट क्या है अपनी दहली आवृत्ति है। ठीक है, चलिए यदि निरोधी विभव का मान v नॉट हो, निरोधी विभव तो आपका जो निरोधी विभव होता है आपका न्यू नॉट, निरोधी विभव पहले लिख दो, जो निरोधी विभव होता है अपना वो होता है क्या होता है न्यू नॉट। हमने आपको पीछे बताया है कि जो निरोधी विभव होता है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है बराबर होता है। वी नॉट हो तब तब ध्यान से सुनना, ये चीजें बड़ी काम की हैं। जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना वो किए गए कार्य के कार्यफलन के बराबर है, जो कार्यफलन है वही निरोधी विभव है। निरोधी विभव क्या है, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव। तो यहाँ पे जो 1/2 है एम वी मैक्स होता है ना वो क्या होता है आपके निरोधी विभव, यानी डब्ल्यू जिसको बोलते हैं वो क्या होता है डब्ल्यू यानी अरे यार कार्य क्या निरोधी विभव सीधा लिख दो इसको। एनर्जी जो होती है वो आपकी जो एनर्जी होती है वो ई के जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई वी नॉट के क्या होती है बराबर होती है, वो ई ई वी नॉट के क्या होती है बराबर होती है। यहाँ पे वी नॉट क्या है निरोधी विभव। अब ध्यान से समझो, इस पर फार्मूले पे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये ई वी नॉट बराबर हो जाएगा क्या एच न्यू न्यू नॉट, ये हो जाएगा। अगर हम निरोधी विभव यहाँ से निकालना चाहें तो मेरे भाई मैं कह सकता हूँ न्यू नॉट बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये ई का गुणा दोनों में होगा तो h/e लिख सकता हूँ, गुणा कर दे रहा हूँ, इंटू न्यू लिख सकता हूँ, फिर h/e लिख सकता हूँ, इंटू क्या लिख सकता हूँ न्यू नॉट लिख सकता हूँ, मतलब गुणा कर दिया। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो मेरे भाई मैं फिर से तुम्हें लिख दे रहा हूँ, देख तुम ऐसे समझ, तुम गरीब बच्चे हो ना इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पे नीचे चलाएगा h/ क्या हो जाएगा e, अंदर क्या है न्यू न्यू नॉट, आवृत्ति है न्यू नॉट। अब इसका जब गुणा कर दोगे अंदर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहीं पे निपटाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखो वी नॉट बराबर होगा, अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो h/e इंटू क्या होगा न्यू माइनस h/e क्या होगा न्यू नॉट। ये हमारा फार्मूला निकल गया, ये हमारा क्या फार्मूला निकल गया निरोधी विभव का। भाई इतना डेप्थ में नहीं जाएगा प्रोसेस तो आप परेशान नहीं होना, पर अगर निरोधी विभव का मान पूछ ले तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, अधिकतम वेग का फार्मूला पूछ लेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी क्लियर रहेगी।
क्या इतनी मेरी बात सबको क्लियर रहेगी मेरे भाई? अगर प्रकाश विद्युत समीकरण पूछेगा तो हमें इतना ही याद रखना है। अगर प्रकाश विद्युत समीकरण पूछता है तो हमें इतनी ही बात याद रखना है, इतनी ही चीजें को क्या करना है, बता के आगे निकल लेना है, निकल लेना है। ठीक है? यस बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई, तीनों को टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, दो टॉपिक मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, आपको कंप्लीट कर दिया। क्या कि मैंने मैक्सिमम वेग भी निकाल दिया भैया। यहाँ पर ये वेग है बहुत बड़ा, देखो जहां जहां मैंने जो जिसको बोला है उसको आप समझो, ये यहाँ पर वेग है, मैं लिख दे रहा हूँ। नहीं ये गरीबों कैसे होगा, यहाँ पर ये क्या है, निरोधी विभव है, ये है। ठीक है, वैसे लिखा है ना ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, इतने गरीब नहीं हो तुम लोग। तो ये हमारा क्या, प्रकाश आइंस्टाइन का समीकरण है। और एक बात ये मैं बता दूं, नोट में लिख दूं, आपको एक चीज याद रखना है नोट में, कि जो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समीकरण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता, मतलब देखो ऐसे, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो इन दोनों की जो एनर्जी का योग है, इस एनर्जी के क्या है, बराबर है। जो ऊर्जा इन दोनों को मिला के निकलेगी वही ऊर्जा उसकी ऊर्जा की क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे ऊर्जा अपनी क्या होगी, नियत होती, क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको याद रखना है। हमारा लास्ट का एक टॉपिक बचा है, क्या, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। जैसे मैंने हेडिंग लगाया, देखो आप इस शुरुआत में चलें, हमने हेडिंग लगाएगा डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का समीकरण कहो या डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। तो आइए लास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे ना, उसमें हम लोग करेंगे सवाल। क्या करेंगे, सर सवाल। क्या करेंगे, सर सवाल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन लोग क्या करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। ठीक है सर, यस 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 यस। तो अब हम लगाएंगे लास्ट वाली हेडिंग है जो हमारी, माय गॉड आगे चले गए, ओहो और आगे जाओ, डी ब्रागली, ब्रागली है, ब्राउमिली नहीं भैया, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का समीकरण कहो या व्यंजक निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अरे ब्रागली समीकरण का क्या करो, व्यंजक निकालो, या फिर आप बोल सकते हो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का समीकरण। अब आप ध्यान से सुनो, इसमें क्या हुआ, प्लांक क्वांटम में क्या हुआ, रमन प्रभाव, कॉम्पिटेंस प्रभाव और विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसमें क्या हुआ, देखना जरा ध्यान से सुनना। इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया, डी ब्रागली ने कहा कि जो प्रत्येक गतिमान कण है, जो प्रत्येक गतिमान कण है, जो कण गतिमान है, गतिमान कण है, जैसे गतिमान कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कण जो है तरंग की भांति कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तरंग की भांति कार्य करते हैं। और तरंग सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन है, इन सब घटनाओं से तरंग को, जो प्रकाश को जो है तरंग की तरह बताया गया। तो ये बताया गया कि प्रकाश जो द्रव्य तरंगे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम तुम्हें द्रव्य तरंगे के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो जरूरी है। इसी में हम एक चीज आपको सिखाते हैं, द्रव्य तरंगे या द्रव्य तरंगे की प्रकृति। इसी में फिर हम इस पे डेरिवेशन पे आएंगे क्योंकि जरूरी है। इसी में एक छोटी सी चीज है, द्रव्य तरंगे।
क्या बोलेंगे, द्रव्य तरंगे। तो भाई देखो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्लांक क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट एवं बंडलों के रूप में चलता है, और जैसे कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्वांटम सिद्धांत लगाया गया, जिसमें प्रकाश को कण बोला गया है। अब इसमें क्या है, द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे यानी कि डी ब्रागली ने क्या कहा कि जैसे क्या है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन आदि की व्याख्या की जाती है। तो बताया गया कि प्रकाश के कुछ घटनाओं में क्वांटम सिद्धांत और कुछ घटनाओं में जो है तरंग सिद्धांत की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रकाश कण व तरंग दोनों विद्यमान होता है। अर्थात जो है कह सकते हो कि प्रकाश में द्रव्य दैत्य प्रकृति होती है। प्रकाश में क्या होती है, दैत्य प्रकृति होती है, यानी प्रकाश दो प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिखवा देता हूं वो अच्छे से, तब फिर मैं इस पर बात करता हूं। द्रव्य तरंगे कहें या इसको डी ब्रागली तरंगे कहें, इसको एक ही बात कहते हैं। देखो मेरे भाई, दो नाम है इसका, एक और नाम है इसको होता है, मैं दोनों नाम लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन बना रहेगा। डी ब्रागली, डी ब्रॉगली तरंगे, ब्रॉगली तरंगे एक ही बात है, एक ही बात है। सिंपल सी चीज है मेरे भैया, ज्यादा नहीं पढ़ना है मुरे लाला, सिंपल वे में सारी चीजें मैं समझा दूंगा, है ना, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। आइंस्टीन ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, पहले तो ये बात, पहले तो इसको तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। आइंस्टीन ने नहीं, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के अनुसार, के अनुसार बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने ज्यादा बातें कह दी। डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रत्येक गतिमान कण, प्रत्येक गतिमान कण, गतिमान, सॉरी, गतिमान कण, सॉरी, उन्होंने कहा प्रत्येक गतिमान कण, क्या बोला उन्होंने, प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि तरंग की तरह, तरंगों की तरह, की तरह, तरंगों की तरह, तरह लिखा, तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगे कहते। सिंपल से कहा उन्होंने कि प्रत्येक गतिमान कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना, ठीक है, वो सभी क्या हो गए, क्या होते हैं, तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, और इन तरंगों को ही हम लोग बोलते हैं क्या, द्रव्य तरंगे
या फिर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, काम की बात, काम की बात यह है, अगर द्रव्य तरंगे लिखने के लिए आए तो आप इतना लिख सकते हैं। देखो कुछ घटनाओं में, देखो कुछ घटनाओं में यहां लिख सकते हैं, प्रकाश से संबंधित, है ना, प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं, कुछ घटनाओं में, कुछ घटनाओं में, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं में या कुछ घटनाओं के लिए क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत तथा कुछ घटनाओं में, कुछ घटनाओं में तथा कुछ घटनाओं के लिए, कुछ घटनाओं के लिए तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती, ये बताया गया। अब आप सोचो, तरंग क्वांटम सिद्धांत में क्या, जैसे रमन प्रभाव, काम्पटन प्रभाव और विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जैसे तरंग सिद्धांत, जैसे व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, विवर्तन हो गया। इन घटनाओं से तरंग की व्याख्या की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार प्रकाश, इस प्रकार प्रकाश, कण और तरंग, इस प्रकार प्रकाश में कण व तरंग, व तरंग दोनों के, दोनों के गुण होते हैं, गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं। अर्थात ये चीजें हमने एक बार पहले बता रखी है, पहले चैप्टर में, जब पहले लेक्चर में, प्रकाश अर्थात प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। मतलब ये कि प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार होता करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है, क्योंकि कुछ घटनाओं में कण की तरह कार्य करता है जैसे क्वांटम सिद्धांत में, और तरंग सिद्धांत में क्या है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसलिए प्रकाश को हम दोहरी प्रकृति का मानते हैं, प्रकाश कण की प्रकृति रखता है और किसकी प्रकृति रखता है, तरंग की प्रकृति भी रखता है। इन्हीं सब तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए क्या कहा कि डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रत्येक गतिमान कण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, उन तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है भैया, देखो ये भी बोला गया है कि जो दैत्य प्रकृति है ना केवल प्रकाश में होती है बल्कि ये द्रव्य कणों में भी होती है, मतलब दोहरी प्रकृति कणों में भी होती है, जरूरी नहीं केवल प्रकाश में ही हो, ठीक है, दोनों में होती है। ठीक है सर, अब इनकी तरंगों की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, तो आइए हम निकालते हैं कि डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का समीकरण क्या है।
और इस समीकरण की तरंग दैर्ध्य क्या है, अब हम निकालेंगे। चलिए, तो अपन हेडिंग लगा सकते हैं फिर से। अब ये तो हमारी कुछ ऐसी बातें थी जो हमें जानकारी कर लेना था। अब हमें एक चीज पता है कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य लिखो या डी ब्रॉगली। हेडिंग है आपकी, जो सबसे ऊपर हेडिंग डाली गई उस हेडिंग को फिर से डाला जा रहा है, डी ब्रॉगली। ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखते रहे, यानी व्यंजक प्राप्त करने चल रहे हैं। ठीक है, समीकरण कहो या व्यंजक, आइए हम यही निकालते हैं। अब देखो, हम मान लेते हैं भाई, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना किसी गतिमान कण का द्रव्यमान, लेट माना किसी गतिमान कण का द्रव्यमान m, वेग v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। ठीक है, तो फिर से वही लगाना है भाई, पीछे हमने काम किया है क्या, क्वांटम सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से आराम से निकाल सकते हैं। सर आप कहोगे कि भाई ये तो आपने अभी बताया था, हाँ बताया था, क्वांटम सिद्धांत से। थोड़ा सा इसको करते हैं, क्वांटम सिद्धांत से क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक नियतांक h इंटू न्यू, न्यू यानी आवृत्ति। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, एक हो गया। थोड़ा सा इसको हम करते हैं छोटा सा, अरे काम नहीं करते तो भूख लगती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अरे बाप रे, कहाँ चला गया सिद्धांत वगैरह, मर गया रे बाबा। हाँ फिर से करते हैं। अरे यार कट गया है, कई जगह कट गया है। चलो इसको बना देते हैं। देखो यहाँ पे दोनों कट गया है, यहाँ पे बहुत गुस्सा लगती है यार। अब व्यंजक अब सही है, अब तो सही है, ठीक है, अब नहीं कटा है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्वांटम सिद्धांत से या अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एच न्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या लगाते हैं,
आइंस्टीन आइंस्टीन के समीकरण से क्या होता है, डायरेक्ट पता है। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ये समीकरण अपना क्या है, दोनों एनर्जी क्या है आपस में बराबर है। नेक्स्ट पेज पे देख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो बैक में देखो, दोनों एनर्जी आपस में बराबर है, बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है, एम सी स्क्वायर है, यहाँ पे न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। एक सी से एक सी कट गया, एम सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बाई लेमडा। एम सी क्या, मास गुणे वेग या मास गुणे प्रकाश की चाल क्या होता है, संवेग। तो इसको बोलते हैं संवेग, टी बराबर एच बाई लेमडा। हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो लेमडा बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, एच बाई पी। एच बाई पी, ये आ गया हमारा सूत्र। यही है, इतना छोटा सा क्या है, तरंग दैर्ध्य। इतनी छोटी सी क्या है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, पी एच तो कांस्टेंट है, तो जो लेमडा है वो पी के क्या होता है, समानुपाती। या इसको आप लिख सकते हो 1/m × c। सी लिखो, वी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आ गई। डी ब्रॉगली क्या है, तरंग दैर्ध्य आ गई। अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को हम किस फॉर्म में, गतिज ऊर्जा के पदों में, इसको हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा के पदों में। इसको थोड़ा सा हम करते हैं छोटा, इसी ऊर्जा को हम लोग लिखने वाले हैं। अब देखो, अब यही जो डी ब्रॉगली की तरंग दैर्ध्य है, गतिज ऊर्जा के रूप में निकालना है। किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। क्या निकालना है, किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहां लिख देते हैं, यही समीकरण को हम गतिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। लिख देते हैं गतिज ऊर्जा के पदों में तरंग दैर्ध्य, कौन सी तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य आइए निकालते हैं। देखो, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट क्या, कि के बराबर क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं, एम वी का मान निकालते हैं। एमसी का मान निकालो या एम वी का मान, एक ही बात है। इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में हम क्या कर देते हैं, अंश और हर में इसमें हम अलग पेन से करते हैं ताकि आपको दिखता रहे। इसमें क्या कर, अंश और हर में हम क्या करते हैं, एम से गुणा कर दे रहे हैं, एम से गुणा कर देते हैं। तो नीचे वाला एम 2m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m k हो जाएगा। इधर हो जाएगा m और m, ये वाला m और m क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर v स्क्वायर। तो 2m k हम लिख सकते हैं, इसको m इंटू वी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एम वी क्या है, p है, p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2m k। लिख सकते हैं, यहां से हम कहेंगे p बराबर क्या हो जाएगा, 2m k अंडर रूट ऑफ 2m k। ये एक्चुअल में आपको बताऊं तो गतिज ऊर्जा और संवेग में ये संबंध है। इस पर सवाल बहुत ही अच्छी अच्छी है, मैं इस पे कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप ध्यान से देखें, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि हमारा जो सूत्र है, हमारा जो सूत्र है वो लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू वी। एम इंटू वी, एम इंटू वी कहो या इसको बोले एच अपॉन पी।
अब P का मान हमने निकाल लिया है, गतिज ऊर्जा के रूप में कितना है, अंडर रूट ऑफ 2m। ये हमारी जो ऊर्जा है, ये जो हमारी ऊर्जा है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रूप में आई है, किस रूप में आई है हमारी ऊर्जा, ये जो हमारी ऊर्जा आई है वो किस रूप में आई है, गतिज ऊर्जा कर, सॉरी, ये जो हमारी तरंग दैर्ध्य आई है वो किस रूप में आई है, तरंग। जब गतिज ऊर्जा के रूप में तरंग दैर्ध्य पूछे तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगले वीडियो में जब सवाल लेके आऊंगा ना तो बहुत ही अच्छे से ये सब क्लियर होने वाले हैं। डायरेक्टली संवेग के रूप में लिखा रहे तो ये है। अब एक चीज और पूछता है, त्वरित, क्या पूछता है, त्वरित तरंग दैर्ध्य। अगर क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, त्वरित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, त्वरित कर दिया जाए। अब क्योंकि हम ये हमसे पूछा जा सकता है, त्वरित क्या पूछा जा सकता है, त्वरित क्या पूछा जा सकता है, त्वरित क्या, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। अगर हेडिंग लगा दिया जाए तो ये पूछ सकता है, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। अब ध्यान से सुनना, अब इसी देखो, दो अलग अलग टॉपिक से निकल रहे हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य पूछा जाए, देखो क्योंकि भैया हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी अपनी के होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई इंटू वी होती है। अरे भैया आप ऐसे ना समझो, तो तुम्हें पता है ना कार्य बराबर क्या होता है। देखो भाई अगर गरीबी अपने यहाँ इतनी है, देखो एक पीछे का फार्मूला हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, क्यू इंटू वी। क्यू इंटू क्या होता है, वी। कार्य बराबर क्यू इंटू वी होता है ना, चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पे ये कार्य जो है गतिज ऊर्जा के रूप में बदला, और यहाँ पर आवेश ना होकर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, वी नॉट। विभव को क्या लिया गया है, वी नॉट, यानी निरोधी विभव क्या लिया गया है। निरोधी विभव ले लो या फिर वैसे कोई विभव ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, निरोधी विभव की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, ई वी। अब यहाँ पे जो समीकरण ये है इसमें रख दो, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2m के स्थान पे क्या लिख देंगे, ई इंटू वी। ये हमारा बढ़िया सा फार्मूले आ जाएगा, किसके रूप में, किस रूप में आ गया, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्वरित होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्वरित होगा, उसके पदों में तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए ये फार्मूला। अब मेरे भाई, अब आप सोच रहे हो कि सर m क्या है, मेरे भाई m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं पहले, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है। v क्या है, अरे मेरे भाई v क्या है, सर वोल्टेज है, वोल्टेज यानी विभव है। h क्या है, अरे यार सर h भी बताना पड़ेगा, प्लांक कांस्टेंट है, इसको तो पहले भी बता रखा हूं अभी, इसका मान भी फिक्स है। सर इस तरह तो हम, अगर हमको त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य पूछेगा, हम तो बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। m का मान रखेंगे, e का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, फिर जाके हम कहीं रूट का मान रखेंगे, फिर भाग करेंगे, तब आएगा। इस तो बड़ा खतरनाक है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम अंकिक मान निकाल लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं, अंकिक मान निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं इसका अंकिक मान निकाल के वो दिखाते हैं। वो चीजें आपको याद रखना है, उसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेमडा बराबर h अपान अंडर रूट ऑफ 2m e v, इसका हम मान ही निकाल लेते हैं क्योंकि बार बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। का अंकिक मान, अंकिक मान बहुत आसान कर दूंगा सवाल, देखना, देखो कैसे। h का मान फिक्स है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल। अब तुम्हें पता है दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक बच्चे को पता है, गुणे 10 के घाते माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन क्या था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और जो आपका विभव है वो v के रूप में दिया रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझा भैया, हमारे बोरे लाला हरा, एक आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोनो दिक्कत उक्कत वाली बात नहीं है। इसको 6.63 लिख दो इंटू 10 टू द पावर क्या है माइनस 34 है। अब ध्यान से सुनो,
31 और 19 कितना हो जाएगा? आप सोचो, 31 और 19 को हम जोड़ेंगे तो 31 और 19 कितना हो जाएगा आपको? 50, और रूट के बाहर आ जाएगी तो 25, 10 की पावर माइनस 25, जब ऊपर जाएगी 10 की पावर क्या हो जाएगी? प्लस 25। नीचे क्या बचेगा तुम्हारा? तुम्हारा बचेगा 16 दूना 32, यानी 3.2 गुणे 10 के घात 9.1 इंटू वी। जब आप इसको सॉल्व करके आएंगे मेरे भाई, तो आप आराम से आएंगे, जब इसको आप सॉल्व करके आएंगे तो पूरे पे रूट कहीं लग जाएगा, तो पूरे पे हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे को रूट के अंदर ले लेंगे। तो ये तुम्हारे जो डाटा है, ये जो तुम्हारा डाटा है, ये जो तुम्हारा डाटा है, डाटा मोरे भाई, ये तुम्हारा जो डाटा है कितना, ये जो सॉल्व होके डाटा आएगा मेरे भाई, आप सॉल्व कर लेना का लीजिएगा, लीजिएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो डाटा आएगा वो आपका अपना आएगा 12.7 बटे अंडर रूट, वी तो आपका अंडर रूट में है वो रहेगा सी इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। मेरे भाई अगर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे क्या, तो बहुत ही बढ़िया जल्दी से सवाल निकल जाएगी, ठीक है। कि जब क्या हो, केवल विभवांतर दे के तरंग दैर्घ्य पूछे तो यहाँ पे आराम से रख देना, आंसर आ जाएगा। अन्यथा अगर नहीं दिया है तो सारा मान रख रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर ऐसी सवाल बहुत रेयर केस में मिलेगी, ऐसी सवाल मिलेगी जिसमें विभवांतर दिया हो, तरंग दैर्घ्य पूछेगा, विभवांतर का मान यहाँ पे अंडर रूट में जो वी है उसी का मान वहां पे रख देना है, आराम से सवाल फिर भाग लगा देना, आ जाना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या है सवाल आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं तीनों टॉपिकों पे अच्छी अच्छी बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेके आऊंगा और बहुत ही बढ़िया से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, क्या है, अब कुछ बातें हैं क्या भाई, इतनी बातों पढ़ने के बाद हम दो तीन चीजें आपको बताते हैं। द्रव्य तरंगों के गुणधर्म, द्रव्य तरंगों के गुणधर्म, द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों को बोलो या इसको डिब्रॉगली तरंगे के गुणधर्म बता रहे हैं भैया, तो एक ही है भैया, बात एक ही है। तो पहली से देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो लेमडा है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच अपान पी कहो, या इसी को क्या बोलते हैं एच अपान एम इंटू वी। तो पहली चीज इसका जो पहला गुण बन रहा है, देखो आप ध्यान से, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो पहला गुण ये बन रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। अगर कह रहा है इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? कम। अगर द्रव्यमान अधिक होने पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, द्रव्यमान को क्या करेंगे हम? बढ़ाएंगे, तो कण की जो तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पहले गुण में ये कि जिस कलर चेंज कण का द्रव्यमान अधिक होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी? कम होगी, यानी छोटी होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। छोटी होती है, क्यों होती है छोटी? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आप लिख सकते हो क्या? ये जो तरंग दैर्घ्य है वो वेग के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब वेग को हम बढ़ाएंगे, देखो अगर वेग को हम बढ़ाएंगे तो लेमडा का मान फिर से क्या होगा? घटेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि, लिख सकते हैं ना अच्छे से, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वेग अधिक होने पर डी ब्रॉगली तरंग छोटी होती है। तो जिस कण का वेग अधिक होता है उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी तरंग दैर्घ्य का वेग कह दो, या उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी तरंग दैर्घ्य
छोटी होगी, होगी कि नहीं होती, होती है, या उसका वेग क्या होता है, कम होता है। दो बातें। तीसरी बात आप लिख सकते हो यहाँ पे, बस टॉपिक खत्म होने वाला ही है। और डी ब्रागली तरंग जो है कण के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ध्यान देना, कण की प्रकृति कुछ भी हो, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य उस बात पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहें, द्रव्य तरंगे तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य की प्रकृति पर, प्रकृति पर निर्भर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। भैया ये है टॉपिक, मैंने क्लियर कर दिया। मैंने आज क्या क्या पढ़ा मेरे भाई, एक पढ़ा क्या, अब आपको शुरुआत में लेके चलता हूँ मेरे भाई। मैंने एक पढ़ा क्या, देख पा रहे हैं, बस बस बस, प्लांक क्वांटम का सिद्धांत पढ़ा अच्छे से, इस पर लागू होता है। फिर आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा, फिर डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को समझा, त्वरित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य गति ऊर्जा के रूप में, और ये कई सारे इक्वेशन पढ़े। इन इक्वेशनों का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में सवाल लेके आएंगे, 4-5 अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, जिससे ये टॉपिक पूरा तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बस दो ही एक दो टॉपिक है, एक वीडियो, दो से एक वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।